बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था किशन। उसका जीवन आसान नहीं था। जमीन तो थी लेकिन उस पर बोई फसल शायद ही कभी मुस्कुराती थी। हर दिन सूरज की गर्मी, मिट्टी की सख्ती और पेट की भूख से जूझते हुए वो सिर्फ एक सपना देखता था, अपनी बेटियों को खुश देखना। हे भगवान, इस बार भी खेत सूख गए। न पानी मिला, न दाना। अब क्या करूं? उधार में बीज लिया, मेहनत भी की, पर किस्मत हर बार मुंह मोड़ लेती है। किशन के घर में दो बेटियां थीं, उषा और गौरी। उषा बड़ी थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन स्वभाव से थोड़ी तेज। उसे घर के हालात पसंद नहीं थे। उसे लगता था गरीबी ने उसके सपनों को चुरा लिया। पापा, हर साल यही हाल। न ढंग का कपड़ा, न ढंग का खाना। दूसरे गांव के लोग देखो कैसे रहते हैं। हमारे नसीब में बस मिट्टी और आंसू है क्या? बेटी, भगवान सब देखता है। हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। लेकिन गौरी वो अलग थी। छोटी थी उम्र में पर समझदारी में सबसे बड़ी। वो अपने बाबा को थके हुए देखती तो कुछ ना कुछ मदद करने की जिद करती। पापा, आप थक गए होंगे। चलिए आज मैं खेत में आपके साथ जाऊंगी। मैं मिट्टी उठाऊंगी, पानी भी डालूंगी। आप कहती हो ना, मेहनत करने वालों का भगवान साथ देता है। उस दिन पहली बार गौरी ने अपने नन्हे हाथों में फावड़ा उठाया। धूप तेज थी, मिट्टी गर्म, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हर फावड़े के साथ मानो वो उम्मीद बो रही थी, खुद के लिए नहीं, अपने पिता के लिए। गौरी, तू तो मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। काश भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। उषा दूर से ये सब देख रही थी और मन में थोड़ा जलन भी। उसे समझ नहीं आता था कि कोई गरीबी में भी मुस्कुरा कैसे सकता है। गौरी इतनी भोली क्यों है? क्या उसे ये सब अच्छा लगता है? शाम हुई, सूर्य ढलने लगा। गौरी मिट्टी से सनी हुई, पसीने में भीगी हुई घर लौटी, लेकिन आंखों में संतोष था। उसने दिन भर कुछ खाया नहीं, लेकिन जब पिता ने सिर पर हाथ रखा तो जैसे पेट भी भर गया और दिल भी। पापा, एक दिन हम भी कुछ बनेंगे। मैं जानती हूँ, हमारा वक्त भी आएगा। उस रात गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन किशन के घर में उम्मीद की रोशनी धीमे धीमे जल रही थी। एक छोटी सी लड़की एक बड़े सपने के साथ सो गई। स्टोरीबॉक्स ऑडियो। अगली सुबह गांव के ऊपर सूरज की किरणें फैल चुकी थीं। गौरी अपने हाथ में टोकरी लिए जंगल की ओर चल दी, लकड़ियां बीनने। पिता की मदद करना उसके लिए बोझ नहीं, सेवा थी। अगर मैं कुछ लकड़ियां ले आऊं तो चूल्हा जला सकेंगी और पापा के लिए मैं रोटी सेक सकूंगी। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। पेड़ों की डालियां हल्की हवा में झूल रही थी और गौरी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। कुछ दूर से करहाने की आवाज आती है। बेटी, थोड़ा पानी है क्या? 2 दिन से भूखी हूँ, चल नहीं पा रही। गौरी ने तुरंत अपनी टोकरी जमीन पर रखी और झाड़ियों के पीछे दौड़ी। वहाँ एक बुजुर्ग औरत जमीन पर बैठी कांप रही थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में प्यास। हे भगवान, माँ जी, आपको कुछ हो गया है क्या? रुकिए, मेरे पास थोड़ी रोटी है और ये पानी भी। चौंक कर सहानुभूति से गौरी ने अपने झोले से एक सूखी रोटी निकाली और वो भीगी आंखों से उस औरत के हाथ में रख दी। उसने खुद एक और भी नहीं खाया। बेटी, तू बहुत नेक है। तुझ में वो है जो इस दुनिया में कम लोगों में है। आज तूने जो किया है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद की, हाथ आसमान की ओर उठाया और एक धीमी गूंज सी हुई, जैसे कोई मंत्र फिजाओं में फैल गया। सुन बेटी, जब भी तेरे ऊपर पानी डाला जाएगा तू एक सेब का पेड़ बन जाएगी। तेरे फल मीठे होंगे और तेरा मन पहले से भी अधिक सुंदर। लेकिन याद रखना, ये शक्ति सिर्फ तेरी अच्छाई के साथ जुड़ी है। अगर इसका उपयोग लालच के लिए हुआ तो इसका रंग फीका हो जाएगा। गौरी स्तब्ध खड़ी रही। उसने आंखें झपकाईं और जब दोबारा देखा, वो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। चारों ओर केवल हरियाली और उसकी टोकरी। क्या ये सपना था? यह सच्ची कोई देवी माँ थी? जो भी था, मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूंगी। गौरी ने अपनी टोकरी उठाई, कुछ लकड़ियां समेटी
और चुपचाप घर लौट आई। वो किसी से कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में एक बात गूंजती रही, सच्चाई का फल देर से सही लेकिन मीठा होता है। अगले दिन गौरी हमेशा की तरह खेत में गई पिता के साथ काम करने, लेकिन उसके दिल में उस बूढ़ी औरत की बातें अब भी गूंज रही थी। अगर वो सच था तो क्या आज कुछ अलग होगा? मैं डर भी रही हूँ, पर मन कह रहा है विश्वास रखो। तभी आसमान से कुछ बूंदें गिरनी शुरू हुई। पहली ही बूंद जब गौरी की त्वचा पर गिरी तो एक चमत्कार हुआ। गौरी की आंखें बंद हो गईं और उसके शरीर की जगह एक सुंदर चमकदार सेब का पेड़ उगाया। हरे भरे पत्ते और लाल चमकीले सेब जैसे स्वर्ग से टपके हों। हे भगवान, ये क्या? गौरी कहाँ गई? ये पेड़ अचानक यहाँ कैसे आया? इतने सुंदर फल, ये तो चमत्कार है। उषा भागती हुई आई। उसने पेड़ के चारों ओर घूम कर देखा और जब फल को हाथ में लिया उसका दिल मचल उठा। अगर मैं ये फल बाजार में बेचूं तो कितने पैसे मिलेंगे? गौरी को कुछ बताने की क्या जरूरत है? उषा ने एक बड़ी टोकरी भरकर फल तोड़े और दौड़ पड़ी बाजार की ओर। अरे, इतना मीठा सेब मैंने जीवन में नहीं खाया है। ये कहाँ से लाई हैं बहन जी? 2 गुनी कीमत दूंगा। फल बिके और उषा के पास ढेर सारे सिक्के आ गए। उस दिन उषा ने महसूस किया पैसा बहुत आसान था अगर गौरी पेड़ बनती रहे। बस रोज उसे खेत में ले जाना है और थोड़ा पानी डालना है। पेड़ बनेगी, फल देंगे और मैं अमीर बन जाऊंगी। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला। रोज सुबह उषा गौरी से कहती, गौरी, जरा खेत में चलना, तुझे काम में मदद चाहिए होगी। फिर जैसे ही खेत में पहुंचती गौरी पर पानी डालती और सेबों से टोकरी भर लेती। उषा के मन में अब दया नहीं, लालच था, लेकिन गौरी सब जानती थी फिर भी चुप थी। दीदी ने शायद सही नहीं किया, पर वो मेरी बड़ी बहन है, शायद उन्हें किसी दिन समझ आ जाएगा। गौरी हर बार पेड़ बनती रही, हर बार उषा फल बेचती रही और हर बार उस पेड़ के नीचे एक छोटी बहन की उम्मीद से सकती रही। कुछ हफ्ते बीते। गौरी अब हर दिन सेब का पेड़ बनती, उषा फल तोड़ती और बाजार में बेचती। वो फल इतने मीठे, इतने चमकदार होते कि कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में उनकी चर्चा होने लगी। अरे भाई, वो लाल सेब लाए हो क्या? वही जादुई सेब जो पिछले हफ्ते खाया था। कहते हैं राजा तक वो फल पहुंच गया है। एक व्यापारी वही फल लेकर दरबार पहुंच गया। महाराज, 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 ये छोटा सा तोहफा स्वीकार करें। ये फल गांव के बाजार से लाया हूं, स्वर्ग के फल जैसे है। दिखाओ। राजा एक सेब का टुकड़ा खाते हैं। वाह, इतना रसीला, इतना मीठा, मेरे जीवन में ऐसा फल कभी नहीं खाया। राजा वीरेंद्र अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध थे। जब उनके सामने ऐसा फल आया, वो रुके नहीं। इन फलों का स्रोत क्या है? हमारे राज्य में ऐसा पेड़ कहाँ उगता है? महाराज, कहा जाता है कि ये किसी दूर के गांव से आता है। तो फिर देर किस बात की? हमारे सिपाही भेजे जाएं। पता करो कि ये फल कहाँ उगते हैं और वो किसान या बागवान कौन है जो इसे उगाता है। कुछ ही दिनों में राजा के 2 सिपाही गांव पहुंच गए। हम राजाज्ञा लेकर आए हैं। जो भी इन फलों को उगाता है सामने आए। जी, वो सेब हमारे बाग में ही होते हैं। हमारे खेत के कोने में एक पुराना पेड़ है, वहीं से आते हैं। सिपाही एक दूसरे को देखते हैं, कुछ शक, कुछ उलझन। ये तो बहुत ही साधारण घर लग रहा है। इतने अद्भुत फल यहीं से, कुछ तो रहस्य है। सिपाही लौट गए, लेकिन मन में सवाल लेकर। उन्होंने राजा को बताया फल एक साधारण लड़की के बाग से आ रहे हैं, लेकिन कुछ बात छिपाई जा रही है। मुझे खुद देखना होगा। जिस पेड़ में स्वर्ग छिपा हो, उसे सिर्फ आंखों से देखना काफी नहीं, मन से समझना पड़ता है। कल हम खुद चलेंगे उस गांव। अब सच की ओर पहला कदम बढ़ चुका था। गौरी अभी भी चुप थी और उषा को अंदाजा नहीं था कि उसका झूठ अब सीधे राजमहल के द्वार पर दस्तक देने वाला है।
अगले दिन गांव में हलचल मच गई। राजा वीरेंद्र अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ गांव में प्रवेश कर चुके थे। गांव वाले कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके खेतों की मिट्टी पर राजा के घोड़े चलेंगे। राजा, आप यहाँ, वो भी हमारे गांव में, क्या बात है? महाराज, गांव में कहीं किसी ने शिकायत तो नहीं की? राजा अपने स्वाभाविक ठहराव से बोले, हम यहाँ तुम्हें सजा देने नहीं आए। हम यहाँ उस चमत्कारी पेड़ को देखने आए हैं जिसने इतने असाधारण फल दिए। जी जी महाराज, आप चलिए, मैं आपको पेड़ दिखाती हूँ। राजा और मंत्री उसके पीछे चले। गौरी थोड़ा पीछे खड़ी थी, नजरें झुकी हुई थी, चेहरे पर चिंता थी। महाराज, ये लड़की कुछ कहना चाह रही है शायद। हमें उस पेड़ को देखना है जहाँ से ये फल मिलते हैं। महाराज, वो बस थोड़ा पानी डालना होता है और फिर चमत्कार होता है। राजा ने हाथ से इशारा किया। तो फिर दिखाओ। उषा डरते डरते गौरी के पास आई। उसकी आंखों में अफसोस नहीं, डर था। गौरी, बस एक बार और, प्लीज। ठीक है देवी। जैसे ही उषा ने गौरी पर पानी डाला, पूरा दृश्य थम गया। एक चमकता हुआ जादुई धुआं। गौरी धीरे धीरे सेब के पेड़ में बदलने लगी। एक चमकमाता पेड़, लाल फल और शांत सौंदर्य। हे ईश्वर, ये तो चमत्कार है। ये लड़की ही पेड़ बन जाती है। मैंने अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखे हैं, पर ऐसा कभी नहीं। इतनी सादगी में इतनी शक्ति। राजा ने हाथ उठाकर सबको चुप किया। गौरी दोबारा इंसान बनी और सिर झुकाए खड़ी रही। अब बताओ, सच्चाई क्या है? महाराज, मैंने झूठ बोला। गौरी को एक दिन जंगल में किसी देवी माँ ने वरदान दिया था। वो जब भी गीली होती है तो सेब का पेड़ बन जाती है। मैंने उसके इस चमत्कार का फायदा उठाया, सिर्फ पैसे के लिए। राजा ने उषा की ओर देखा, फिर गौरी की ओर। गौरी, तू तो इस राज्य की रत्न है। इतनी शक्ति होते हुए भी तू शांत रही और सब सहती रही। तेरे जैसे लोग ही इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। भीड़ स्तब्ध थे। गांव वाले गौरी की ओर श्रद्धा से देख रहे थे। हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया, ये बच्ची ही सच्चा चमत्कार है। गांव के चौपाल में सब इकट्ठा थे। गौरी एक कोने में खड़ी थी, सादगी से, विनम्रता से। राजा उसकी ओर देख रहे थे, जैसे किसी रत्न को निहार रहे हों। गौरी, आज से तुम सिर्फ इस गांव की नहीं, पूरे राज्य की बागवानी प्रमुख हो। तेरी देखरेख में अब सारे बाग लगेंगे और हर पौधा तेरे हाथों में फल देगा। फिर राजा ने एक शिलापट तैयार करवाया। गौरी, मेहनत, सच्चाई और करुणा की प्रतीक। गौरी, मैंने तुझसे धोखा किया, तेरे प्यार का, तेरी मासूमियत का। मुझे माफ कर दे बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सारी भीड़ देख रही थी कि क्या गौरी कुछ कहेगी। जब बहन ही बहन को धोखा दे तो घर उजड़ जाता है, लेकिन जब बहन साथ दे तो सारा संसार खिल उठता है। मैंने माफ किया दीदी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अब आप सच्चाई का साथ देंगी। वो दिन गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। गौरी ने सबको सिखा दिया कि असली चमत्कार शक्ति में नहीं, सच्चाई, दया और चतुराई में होता है। इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, कुछ दिखते हैं शक्तिशाली और कुछ होते हैं सच्चे रत्न। गौरी जैसी बेटियां वो चुपचाप दुनिया को सुंदर बनाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, इस कहानी से मुझे क्या सीख मिली। आपकी एक लाइन किसी और के दिल को छू सकती है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहें।